नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूनिट 2 का पूरा एमसीक्यू इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख लिए थे और ये चौथा वीडियो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 हम लोग पहले कंप्लीट कर लिए थे, उसका भी सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है और यूनिट 2 का भी सारा वीडियो का प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो जाके आप लोग बारी बारी से यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जो हम लोग का बचा हुआ था 30-35 MCQ तो उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसके पहले जो वीडियो था उसमें 505 नंबर तक हम लोग देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 506 से लेके 540 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न है, 506 नंबर का प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें, अन्य सामग्री और अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर किसके पास स्थापित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सर्कुलेशन सेक्शन, इंट्रेंस गेट, रेफरेंस सेक्शन और एक्सेशन सेक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। इंट्रेंस गेट के पास ही प्रॉपर्टी काउंटर होता है। ठीक है, जो भी पाठकगण आते हैं अगर उनके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सारा चीज़ जमा हो जाता है प्रॉपर्टी काउंटर के पास ही। ठीक है, कोई भी बाहरी सामान आपको लाइब्रेरी के अंदर लाने की अनुमति नहीं है, इसलिए एक प्रॉपर्टी काउंटर बना दिया गया है इंट्रेंस गेट के पास ही। तो आप लोग वहाँ जाके जमा करना होता है हर एक सामान। ठीक है, उसके बाद एंट्री मिलता है लाइब्रेरी में। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सामग्री के परिसंचरण सर्कुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। कार्डेक्स का निर्माण रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्डेक्स का निर्माण कौन करता है? रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया करता है कार्डेक्स का निर्माण। अगला प्रश्न है, बॉटम कार्ड का प्रयोग डैश में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है? क्या होगा? कार्डेक्स सिस्टम के लिए बॉटम कार्ड का प्रयोग कार्डेक्स सिस्टम में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। न्यूयॉर्क प्रणाली में 2 पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वुड का। ठीक है, परिसंचरण का डमी प्रणाली में डमी वुड का बना होता है। अगला प्रश्न है, लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है। ठीक है, लूज लीफ बुक्स क्या है? एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग डैश रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो किसका? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीरियोडिकल्स रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, लूज लीफ बुक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण प्रक्रिया को संभालते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है, ऑप्शन ए। पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण प्रक्रिया को संभालते हैं सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्यता कार्ड क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी,
बोरोवर्स टिकट कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑडियो चार्जिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, डेट्रॉइट डेट्रॉइट सेल्फ चार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम। PERT पर्ट का विकास कब हुआ? पर्ट का विकास कब हुआ? 1958 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वोट SWOT एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्ट के लिए एक अन्य सापेक्ष शब्द क्या है? पर्ट के लिए एक अन्य सापेक्ष शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, CPM। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब का संबंध क्या है? पोस्ट कॉर्ब का संबंध क्या है? तो किससे संबंध है इसका पोस्ट कॉर्ब का? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान डैश के बाद किया जाता है? किसके बाद? एक्सेशनिंग के बाद किया जाता है। खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान एक्सेशनिंग के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है। तकनीकी सेक्शन जो है मुख्य रूप से दो कार्य करता है। पहला हो जाएगा क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाएगा कैटालॉगिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैटालॉगिंग क्लासिफिकेशन। दो कार्य करता है तकनीकी सेक्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी संस्था की दैनिक आय और व्यय डैश में दर्ज किया जाता है? किस में दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैश बुक में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म क्या है? बताइए आप लोग। पुस्तकालयों में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुड ऑफिसेज कमेटी। अगला प्रश्न है, डैश एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्ति की समान शर्तें स्थापित करने और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित कार्य मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो किसका? गुड ऑफिस कमेटी का किया गया है। ठीक है, गुड ऑफिस कमेटी एक स्वैच्छिक संगठन है। अगला प्रश्न है, गेलॉर्ड ब्रदर्स ने डैश में एक कॉटन डाना द्वारा तैयार की गई एक बुनियादी द्विपत्रक प्रणाली का उपयोग करते हुए एक विद्युत चालित बुक चार्जिंग मशीन पेश की। तो कब पेश किया था? तो 1932 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरक्षक रजिस्टर पेट्रॉन रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडेंटिटी ऑफ द बोरोवर। अगला प्रश्न है, बी स्पीकिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्वेशन ऑफ द बुक। बी स्पीकिंग शब्द का अर्थ होता है रिजर्वेशन ऑफ द बुक। अगला प्रश्न है, एक परिसंचरण जिसमें एक उधारकर्ता बुक कार्ड की अगली खाली लाइन पर अपना टिकट नंबर दर्ज करता है, सहायक चेक और स्टाम्प डेटा लेवल को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमको सेल्फ चार्जिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके दौरे के उद्देश्य का रिकॉर्ड डैश के रूप में रखा जाता है? तो गेट रजिस्टर के रूप में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक पर लगा वह चिन्ह जो शेल्फ पर उसकी सटीक या निश्चित स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो हो जाएगा बुकमार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक या पांडुलिपि में एक चिन्ह है जो अलमारी या किताबों की अलमारी के साथ साथ शेल्फ पर उसके स्थान को भी दर्शाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शेल्फ मार्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, डैश जिस पर नियत तारीख या जारी करने की तारीख की मोहर लगाई जाती है,
जिसे पुस्तक के पीछे या सामने वाले पत्ते पर चिपकाया जाना चाहिए। क्या कहलाता है? डेट स्लिप कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के आगे या पीछे का खाली पृष्ठ कहलाता है? क्या होगा? फ्लाई लीफ कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर रखा गया रजिस्टर जिसमें आगंतुक अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, यात्रा का समय आदि लिखते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, गेट रजिस्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक काउंटर जहां आगंतुक उन सामानों को जमा कर सकते हैं जिन्हें पुस्तकालय में लाने की अनुमति नहीं है, क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी काउंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी योग्यता स्तर और पेशेवर मुख्य पुस्तकालय कार्य के तत्वों में प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को कहा जाता है? सेमी प्रोफेशनल कहलाता है। बुनियादी योग्यता स्तर और पेशेवर पुस्तकालय कार्य के तत्वों में प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को कहा जाता है सेमी प्रोफेशनल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जिसे अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है, ने अपनी पहली दस्तावेजीकरण अनुभागीय समिति के अध्यक्ष के रूप में डैश को नियुक्त किया था, जिसने पुस्तकालय भवनों, फर्नीचर और फिटिंग के क्षेत्रों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? पी.एन. कोला, के.पी. सिन्हा, एस बसरुद्दीन और एस.आर. रंगनाथन। तो क्या होगा इसका? एस.आर. रंगनाथन होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, IS 1553 1960 मानक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिगार्डिंग्स बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, ISO 5970 1979 मानक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्नीचर्स, चेयर्स एंड टेबल्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज। ठीक है। ISO 5970 फर्नीचर, चेयर्स एंड टेबल्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लाइब्रेरी से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया यूनिट 2 का लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जितना भी MCQ था इसमें अमित किशोर के बुक में, तो हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए। 4 वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग बारी बारी से यूनिट 1 कंप्लीट कर सकते हैं, यूनिट 2 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से हम और भी अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद।